where every heart tells a story. मोहब्बत, शादी और अपनी ज़ाती ख्वाहिशें, ये सब चीज़ें ना जब आप अपने वतन से बहुत दूर होते हैं तो इनके माने ही बदल जाते हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल नई हकीकत सामने आ जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं और ये कहानी ये बज़ाहिर बहुत सीधी सादी शुरू होती है, लेकिन इसमें इतने मोड़ हैं, इतने राज हैं कि क्या आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसान अपनी खुशी के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। जी, ये कहानी है केट की, एक मकदूनियाई खातून जो डिट्रॉइट में रहती है। उसकी जिंदगी शुरू में बिल्कुल एक अमेरिकन ड्रीम जैसी लगती है। एक कामयाब बिजनेस, एक बहुत प्यार करने वाला शौहर, सब कुछ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है कि सब कुछ उलट पलट हो जाता है। तो आज हम केट की जिंदगी, उसके फैसलों और उन समझौतों की गहराई में उतरेंगे। चलें शुरू करते हैं। तो केट और उसका शौहर इत्नाक, डिट्रॉइट में उनकी जिंदगी किसी ख्वाब से कम नहीं थी। इत्नाक उसे बेइंतहा चाहता था, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता था। और कैट खुद भी एक कामयाब कारोबारी खातून थी। जी, और वो अक्सर कहती थी कि उन दोनों में जैसी मोहब्बत है वैसी शायद ही किसी ने की हो। एक मुकम्मल परफेक्ट तस्वीर। अच्छा, लेकिन ये जो परफेक्ट तस्वीर होती है ना, जिसे हम इमिग्रेंट ड्रीम भी कहते हैं, अक्सर इसकी बुनियाद थोड़ी खोखली होती है। आपका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ऐसा लगता है जैसे वो हर कीमत पर एक ख्वाब को जी रहे थे, एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जिसमें कोई कमी ना हो। देखें, जब लोग एक नई जगह पर अपनी शनाख्त बनाते हैं तो वो कामयाबी का एक ऐसा आइडियल बनाते हैं जो हकीकत से ज्यादा एक परफॉर्मेंस लगने लगता है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है, क्योंकि उस परफेक्ट तस्वीर में पहली दरार बहुत जल्द पड़ गई। वो बहुत खुश थे जब उन्हें लगा कि केट उम्मीद से है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। मेडिकल टेस्ट हुए। हाँ, और उनसे पता चला कि कैट न सिर्फ हामिला नहीं थी, बल्कि वो कभी माँ बनी नहीं सकती। और ये भी साफ था कि मसला इत्नेक में नहीं था। और ये खबर ये किसी भी जोड़े की दुनिया हिला देने के लिए काफी है। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही गैर मुतवक्का मोड़ आता है। जी, इतने बड़े सदमे के बाद तो अक्सर जोड़े एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उनमें एक खलासा आ जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। कहानी के मुताबिक इस खबर के बाद उनकी जिस्मानी कुर्बत और उनकी जिनसी जिंदगी पहले से भी ज्यादा शदीद हो गई। ये ऐसा क्यों हुआ? देखें, ये एक बहुत ही पेचीदा नफ्सियाती रद्द-ए-अमल है। जब आपको लगता है कि आपका रिश्ता एक बहुत बुनियादी सतह पर, यानी नस्ल आगे बढ़ाने की सतह पर नामुकम्मल रह गया है, तो आप इस कमी को किसी और चीज से पूरा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, उनकी ये जो बढ़ती हुई जिस्मानी कुर्बत थी, ये शायद इस गहरे दुख से भागने का एक तरीका थी, या फिर ये साबित करने की एक बेचैन कोशिश कि अगर हम वालिदैन नहीं बन सकते तो क्या हुआ, हम आशिक तो रह सकते हैं। अच्छा, तो ये मोहब्बत से ज्यादा शायद एक खौफ पर मबनी रद्द-ए-अमल था। और वक्त के साथ साथ इसी शिद्दत ने एक नई मुश्किल पैदा कर दी। केट की ख्वाहिशात बढ़ती गईं, लेकिन इत्नाक जो उम्र में उससे बड़ा था, वो उसका साथ नहीं दे पा रहा था। और कहानी में ये बात बहुत साफ लिखी है कि इत्नाक ने कभी उसका इल्जाम केट पर नहीं डाला। नहीं, कभी नहीं। वो खुद को कसूरवार समझता था, अपनी उम्र को, अपने मिजाज को। और उस खला को भरने के लिए उसने दूसरे मर्दों में तस्कीन ढूंढना शुरू कर दी। और यहाँ कहानी का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा आता है। जी, इत्नाक का रवैया, उसे सब कुछ पता था, वो सब देख रहा था, लेकिन उसने जानबूझकर नजरअंदाज करने का फैसला किया। उसका मानना था कि अपनी बीवी को अपने पास रखने का बस यही एक रास्ता बचा है। मुझे तो ये बात हजम ही नहीं होती। क्या ये वाकई मोहब्बत है या कुछ और? यही तो इस कहानी का सबसे पेचीदा सवाल है। देखें, माहिरीन नफ्सियात उसे जानबूझकर अंधापन कहते हैं। अच्छा। जहां इंसान एक तकलीफदेह सच्चाई को कबूल करने के बजाय उसे नजरअंदाज कर देता है ताकि उसका बनाया हुआ महफूज दायरा ना टूटे। ये मोहब्बत भी हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसी मोहब्बत है जो खौफ से जुड़ी है। कैसा खौफ? इत्नाक के लिए कैट को खो देने का खौफ, उसकी बनाई हुई परफेक्ट दुनिया के टूट जाने के खौफ से कई ज्यादा बड़ा था। तो उसका नजरअंदाज करना एक खामोश समझौता था कि तुम जो चाहे करो,
बस मुझे छोड़कर मत जाओ। और इसी समझौते के दौरान कैट की जिंदगी में एक नया शख्स आया, ल्यूपचो। वो भी मकदूनिया से ताल्लुक रखने वाला एक बिजनेसमैन था। जी, जो डेट्रॉइट आया था। उसकी शख्सियत में एक खास कशिश थी, एक मर्दानगी, और सबसे बढ़कर उसकी बातों में अपने वतन के लिए जोश था। और इसी चीज ने कैट को फौरन अपनी तरफ खींच लिया। ल्यूपचो का किरदार यहाँ बहुत अहम है। वो सिर्फ एक नया आशिक नहीं था, वो केट के लिए यूं समझे कि उसकी खोई हुई शिनाख्त का एक हिस्सा था। मतलब ये कि डेट्रॉइट में वो एक अमेरिकन बिजनेस वुमेन थी, लेकिन ल्यूपचो के साथ वो दोबारा से एक मकदूनियाई औरत बन जाती थी। वो उसके अंदर के उस हिस्से से जुड़ रहा था जो शायद रहते हुए कहीं कहीं दब गया था। तो ये रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सकाफती और जज्बाती भी था। और ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि ल्यूपचो के मकदूनिया वापस जाने के बाद भी कायम रहा। कुछ अरसे बाद केट ने इत्नाक से कहा कि उसे अपने घर वालों की, अपने दोस्तों और अपने वतन की बहुत याद आ रही है। और इत्नाक, जो उसे खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता था, वो फौरन मान गया। फौरन? उसने बस अफसोस जाहिर किया कि वो अपने काम की वजह से साथ नहीं जा सकता। लेकिन इस सफर का असल मकसद कुछ और था। मकदूनिया जाने से पहले कैट ने ल्यूपचो को फोन किया और अपने इस सफर को एक बड़ा अजीब सा नाम दिया। उसने उसे ओलंपिक मुलाकात कहा। ओलंपिक मुलाकात? जी, ये कोई रोमानवी नाम तो नहीं है। ये तो जैसे कोई मुकाबला हो, कोई चैलेंज। बिल्कुल, ये लफ्ज ही बहुत कुछ बताता है। ओलंपिक का मतलब है कि ये कोई आम मुलाकात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी तैयारी की गई है, जिसमें जीतने का जज्बा है। ये उसके रिश्ते को एक आम अफेयर से बढ़कर एक अजीमुशान यादगार तजुर्बे के तौर पर देखने की कोशिश है। और उसने फोन पर ल्यूपचो से जो कहा वो उसकी सोच और भी वाजे कर देता है। उसने कहा, अच्छी सेक्स बैटरियां चार्ज करती हैं। ओह, ये जुमला बहुत दिलचस्प है। ये मोहब्बत की जबान नहीं है। ये तो जैसे किसी मशीन की बात हो रही हो। सही कहा आपने। ये एक तरह से खुद को जज्बाती तौर पर बचाने का तरीका है। वो कैसे? देखें, अगर वो उसे सिर्फ एक जरूरत या बैटरी चार्ज करने का अमल समझे, तो शायद उसे इत्नाक को धोखा देने का एहसास जुर्म कम महसूस हो। वो अपने दिमाग में इस रिश्ते को मोहब्बत के खाने से निकालकर जरूरत के खाने में डाल रही थी, ताकि वो अपने दोनों जहानों को अलग अलग रख सके। जी, ये एक बहुत ही होशियार लेकिन खतरनाक जहनी खेल था। और उसका ये दोहरा खेल मकदूनिया पहुंचकर और भी तेज हो गया। एक तरफ वो इत्नाक से फोन पर मोहब्बत भरी बातें करती, उसे बताती कि वो उसके रिश्तेदारों से मिलने जा रही है, और दूसरी तरफ वो ल्यूपचो के साथ थी। जी, जब वो स्कोपिया एयरपोर्ट पर उतरी तो ल्यूपचो वहां मौजूद था, और कैट ने महसूस किया कि अपनी सरजमीन पर ल्यूपचो थोड़ा सा बेहतर आशिक था। शायद अपने माहौल में वो ज्यादा पुरएतमाद और ज्यादा मर्द महसूस करता था, शायद। और फिर उन्होंने मकदूनिया के मुख्तलिफ शहरों बितोला, ओहेरोड और डोजलान के दौरे का मंसूबा बनाया। लेकिन वो इसे सिर्फ एक ट्रिप नहीं कह रहे थे। उनका मकसद था कि वो अपनी मोहब्बत की इस कहानी पर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाएं, कहानी की शक्ल देते हैं जो आपके अमल को जायज करार दे। अच्छा, वो एक आम सा अफेयर नहीं कर रहे थे, वो अपनी नजरों में एक एपिक लव स्टोरी बना रहे थे। ये हकीकत से फरार का एक तरीका था, अपनी एक अलग ख्याली दुनिया बनाने का, जहां उनके अमल गलत नहीं बल्कि एक अजीम दास्तान का हिस्सा थे। बिल्कुल। और वो अपनी उस ख्याली दुनिया में पूरी तरह खोए हुए थे। वो डोजरान के एक होटल में थे, अपनी खुशी और मोहब्बत के उरूज पर। जैसा कि कहानी में लिखा है, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो अपने कमरे से बाहर निकले और होटल की राहदारी में। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें तवक्को नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि इत्नाक का भाई और उसकी बीवी खड़े थे। वो भी इत्तेफाक से उसी होटल में ठहरे हुए थे। वो लम्हा, कहानी इसे ऐसे बयान करती है जैसे वक्त रुक गया हो। चारों लोग सख्ते में एक दूसरे को देखते हुए, और फिर जो हुआ वो और भी अजीब था। क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ एक दूसरे से हाथ मिलाया, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, और फिर ऐसे गायब हो गए जैसे कभी मिले ही ना हो। सिर्फ एक गहरी भारी खामोशी। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, और ये किसी धमाके से कम नहीं। ये कैट की दो अलग अलग दुनियाओं का आपस में टकराव था। जी,
اس کا راز جو اب تک الفاظ اور فاصلوں میں چھپا ہوا تھا اب جسمانی طور پر اس کے خاندان کے سامنے آ چکا تھا۔ اور اس خاموشی کا مطلب بہت گہرا ہے۔ بعض اوقات جو باتیں نہیں کہی جاتی وہ کہی گئی باتوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ بالکل، اور کہانی کی آخری لائن اس خاموشی کے اثر کو بیان کرتی ہے۔ اس ملاقات کا ذکر اطناق سے کبھی نہیں کیا گیا، لیکن خاندانی داغ ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ اس خاندانی داغ سے کیا مراد ہے؟ یہاں اصل نقطہ صرف راز کا فاش ہونا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ خاندانی داغ اتنیت پر نہیں بلکہ اس کے بھائی اور بھابھی پر لگا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اب ایک ایسے سچ کے رازدار بن گئے ہیں جسے وہ نہ تو بتا سکتے ہیں اور نہ ہی بھلا سکتے ہیں۔ اب جب بھی وہ ایتھنیکس سے ملیں گے ان کے ذہن میں یہ منظر ہوگا۔ جب بھی وہ کیٹ کو دیکھیں گے انہیں لیوپچیو یاد آئے گا۔ تو یہ خاموشی، یہ انکہا سچ رشتوں کو کھلی لڑائی سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ خاندان اب بھی جڑا ہوا ہے لیکن اس کی بنیاد میں ایک زہریلا راز داخل ہو چکا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کرتا رہے گا۔ تو ایک کہانی جو ایک مثالی امریکی خواب سے شروع ہوئی تھی، وہ محبت، بانجھپن، خواہش اور دھوکے کے ایک ایسے جال پر آ کر ختم ہوئی جہاں سب کچھ بکھر بھی گیا اور جڑا بھی رہا۔ جی، یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک ادھوری خواہش انسان کو ایسے راستوں پر لے جا سکتی ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف کیٹ کی کہانی نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان عالمگیر سوالات کو جنم دیتی ہے جن کا سامنا ہم سب کبھی نہ کبھی کرتے ہیں۔ خوشی کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہر سمجھوتا محبت کا حصہ ہوتا ہے؟ اور ہم اپنی زندگیوں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اندر کون سے راز دفن کرتے ہیں؟ یہ کہانی ہمیں انسانی رشتوں کی اس پیچیدہ حقیقت کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے جہاں کچھ بھی سیاہ اور سفید نہیں ہوتا۔ درست کہا آپ نے۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری سوال میرے ذہن میں اٹک گیا ہے۔ ضرور۔ کہانی یہ کہہ کر ختم ہوتی ہے کہ اس رشتے کے بارے میں اطناق کو کبھی نہیں بتایا گیا، لیکن کیا وہ واقعی نہیں جانتا تھا، یا اس کا وہ رویہ، وہ نہ دیکھنے کا بہانہ دراصل سب کچھ جاننے کا ایک زیادہ تکلیف دہ طریقہ تھا؟